दोस्तों, मैं आज की कहानी शुरू करूं और आप उसमें खो जाएं, उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको इसी तरह की कहानियां देखने को मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। रामू के 3 बेटे तो बहुत ही बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा बहुत ही कम बुद्धि वाला था। परंतु उसमें एक खास बात थी, वह जितना कम बुद्धि वाला था उतना ही वो बलशाली और तगड़ा था। रामू के मन में ये विचार आया कि मेरे 3 बेटे तो अक्लमंद हैं और ये किसी न किसी तरह से अपना जीवन काट लेंगे, लेकिन मेरा छोटा बेटा जिसमें अकल कुछ कम है, मुझे इस बात की चिंता है कि वो कैसे कमाएगा और क्या खाएगा। काफी सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि क्यों ना मैं अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में तो पहलवानों जैसा ही है। अब तो किसान ने अपने छोटे बेटे रामू को पहलवानी करवाना शुरू करवा दिया। उसे बहुत ही अच्छी पहलवानों वाली खुराक देने लगा। बहुत ही जल्दी उसका बेटा और भी ज्यादा ताकतवर हो गया। वो हर रोज कसरत करता, दौड़ लगाता और पहलवानों के जो भी गुण थे उन्हें सीखता। हर रोज वो पहलवानी के नए नए दाव पेंच सीखता। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया। किसान रामू ने अपने 3 बड़े पुत्रों का विवाह कर दिया। जब किसान के पुत्रों का विवाह हुआ तो उसके 3 बड़े बेटों की जो पत्नियां थी वो किसान के छोटे बेटे से दिन रात जलने लगी। उनका सोचना ये था कि हमारा छोटा देवर तो कुछ काम धाम करता नहीं, बस पूरा दिन पहलवानी करता है और खुराक में अच्छी अच्छी चीजें खाता है। हमारे पति तीनों काम धंधे में लगे रहते हैं, धन कमाकर वो लाते हैं, जबकि ये बैठे बैठे मौज उड़ाता है। यही सब कुछ सोचकर एक दिन रामू की 3 बहुओं ने अलग होने के लिए घर में विवाद खड़ा कर दिया। वे तीनों अपने ससुर से कहने लगी, ससुर जी, हम तीनों अलग अलग होना चाहती हैं, क्योंकि आपका छोटा बेटा तो कुछ कमाता धमाता नहीं है। वो तो सारा दिन सिर्फ बैठकर बैल की तरह खाता है। अब हमसे उसकी और सेवा नहीं होती। अपनी बहुओं की बात सुनकर किसान ने सोचा कि मुझे अब अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। ये सोचकर रामू ने अपने छोटे बेटे के लिए एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की तलाश की और उसके साथ अपने छोटे बेटे का विवाह कर दिया। अब पहलवान की पत्नी इतनी सुंदर थी कि पूरे इलाके में उसके जैसी सुंदर औरत कोई नहीं थी। सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत ही समझदार और अक्लमंद भी थी। अब जब छोटे बेटे की शादी हो गई तब किसान ने अपने 4 बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में किसी तरह का कोई झगड़ा ना हो। किसान के 4 बेटे जब अलग अलग हो गए तो 3 बड़े बेटे तो अच्छी तरह से कमाने लगे। वो हर काम जानते थे। खेती में भी वो बहुत ही मेहनत करते थे, इसीलिए उनका समय बहुत ही अच्छा बीतने लगा। परंतु जो छोटा बेटा था वो पहलवान था। उसका तो वही काम था, रोज अच्छी अच्छी खुराक लेना और पहलवानी करना। अब तो बहुत ही जल्दी वो कंगाल होने लगा। उसकी पत्नी दिन रात उससे लड़ने लगी और कहती थी कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, दिन भर खाली घूमते रहते हो, खाने में तुम्हें अच्छा अच्छा चाहिए, इस तरह से तो हमारा गुजारा नहीं चलेगा। अब तो दोनों पति पत्नी में रोज ही झगड़ा होने लगा। पहलवान की पत्नी बहुत ही अक्लमंद और होशियार थी। एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि तुम हमारे राज्य के राजा के पास जाओ और महाराज से कहना कि मुझे महल में कोई नौकरी दे दो। पहलवान कहने लगा, अरे भगवान, तुम ये क्या कहती हो? मैं कोई काम नहीं जानता, सिर्फ कुश्ती ही लड़ना मुझे आता है और कोई काम मुझे आता ही नहीं, तो भला राजा के यहाँ पर जाकर मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? अगर मिल भी गई तो मैं वहाँ पर क्या काम करूँगा? उसकी पत्नी कहने लगी, तुम इस बात की चिंता मत करो, बस वही करो जो मैं कहती हूँ। मेरे कहने पर तुम महाराज के पास जाओ और उनसे गुजारिश करो कि महाराज, मैं आपके यहाँ पर नौकरी करना चाहता हूँ। राजा जब तुम्हें नौकरी देने को तैयार हो जाएं, तो तुम उसके महल में लखटकिया के पद पर नौकरी करना। अपनी पत्नी की बात सुनकर पहलवान कहने लगा, अरे ये लखटकिया क्या होता है? तब उसकी अक्लमंद पत्नी उसे समझाने लगी, देखो, राजा के यहाँ पर 1 लाख टका रोज पाने वाला एक नौकर होता है।
जो हर रोज 1 लाख टका वेतन पाता है। उसका काम ये होता है जो काम राजा से ना हो सके, उसकी सेना से ना हो सके, उसके किसी मंत्री से ना हो सके, उस काम को लखटकिया को करना होता है। पहलवान कहने लगा, मैं तो कोई भी काम नहीं जानता, तो फिर भला मैं उस काम को कैसे करूंगा। उसकी पत्नी ने बताया, देखो तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना, आप तो बस वहां चले जाओ और महाराज से कहना कि मुझे लखटकिया की नौकरी चाहिए। पहलवान का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के कहने पर वो राजा के दरबार में चला गया। जब राजा के दरबार में पहुंचा तो महाराज ने देखा कि एक बड़ा ही पहलवानों जैसे शरीर वाला आदमी मेरे दरबार में आया है। तो राजा समझ गया कि शायद ये आदमी किसी नौकरी की तलाश में आया होगा। महाराज ने उससे पूछा, बताओ तुम किस लिए यहाँ पर आए हो। वो कहने लगा, महाराज मैं अपने गांव से नौकरी की तलाश में यहाँ पर आया हूँ। राजा कहने लगा, अच्छा ठीक है, पर तुम ये बताओ कि तुम करोगे क्या, कौन कौन से काम तुम कर सकते हो। पहलवान कहने लगा, महाराज जो काम आपसे नहीं होगा, आपकी सेना से नहीं होगा, ना ही आपका कोई मंत्री कर पाएगा, वो काम मैं करूंगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख टका रोज का वेतन लूंगा। राजा ने कहा, अच्छा तो तुम लखटकिया की नौकरी करना चाहते हो। जी महाराज, आपने बिल्कुल ठीक समझा। राजा ने अपने मंत्रियों के साथ विचार किया और कहा, देखो जरा, क्या मुझसे पहले भी कभी किसी राजा ने किसी लखटकिये को नौकरी पर रखा है या नहीं। राजा के मंत्री ने जब अपने पुराने दस्तावेजों में देखा तो पता चला कि महाराज के पिता ने भी एक लखटकिये को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा, महाराज आपके पिता ने भी एक लखटकिये को नौकरी पर रखा था। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, तो फिर ठीक है, हम भी अपने यहाँ पर एक लखटकिये को नौकरी पर रखेंगे। यही सोचकर महाराज ने उस पहलवान को अपने यहाँ पर एक लखटकिये के रूप में रख लिया। अब तो पहलवान खुश हो गया और कहने लगा, महाराज अब मेरे रहने का भी कोई इंतजाम कीजिए। जब कोई ऐसा काम पड़ेगा जो आपसे नहीं होगा, आपकी सेना से नहीं होगा और ना ही आपके मंत्रियों से होगा, तब आप खबर भिजवाकर मुझे बुलवा लीजिएगा। राजा के महल से कुछ ही दूरी पर राजा का शाही बगीचा था। वहीं पर पहलवान के रहने का इंतजाम कर दिया गया। वहां उसके रहने के लिए एक बड़ा ही सुंदर भवन था। राजा ने कहा, सुनो लखटकिया, तुम इस भवन में आराम से रह सकते हो। मुझे जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अब तो वह पहलवान रोज 1 लाख टका वेतन पाने लगा। रहने के लिए उसे राजा की तरफ से एक बहुत ही सुंदर भवन मिल गया था। पहलवान के दिन बड़े ही सुख से बीतने लगे। वो रोज पहलवानी करता, बगीचे में घूमता और फिर आराम से सो जाता। धीरे धीरे यूं ही कुछ समय बीत गया। एक दिन की बात है, पहलवान के गांव का एक आदमी जो राजा के यहाँ पर कर्मचारी के रूप में काम करता था, उसने दूसरे कर्मचारी को बताया कि मैं इस पहलवान के गांव में रहता हूँ और ये पहलवान इतना भाग्यशाली है कि इसकी पत्नी इतनी सुंदर है जैसी पूरे राज्य में कोई नहीं है। होते होते ये बात राजा के मंत्री तक पहुंची और फिर मंत्री के द्वारा ये बात राजा तक पहुंच गई कि पहलवान की पत्नी एक बहुत ही सुंदर औरत है। अगले दिन राजा और मंत्री पहलवान से कहने लगे, पहलवान जी, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा गांव कैसा है। पहलवान महाराज के आदेश को टाल ना सका। मंत्री और राजा को लेकर वो अपने गांव की तरफ चल पड़ा। पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती थी। जब उसने देखा कि राजा और उसके मंत्री हमारे घर पर आए हैं, तो उसने तरह तरह के कई स्वादिष्ट पकवान बनाए और अपने हाथों से मेहमानों को खिलाए। जब राजा की नज़र पहलवान की पत्नी पर पड़ी तो राजा उसे देखता ही रह गया। राजा सोचने लगा कि इस पहलवान की पत्नी तो इतनी सुंदर है कि इसके सामने मेरी रानी भी कुछ नहीं। राजा ये देखकर हैरान था। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री दोनों महल में वापस लौट आए। महल वापस आकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस पहलवान की पत्नी की सुंदरता के आगे हमारी रानी भी कुछ नहीं। मंत्री कहने लगा, हाँ महाराज, उसकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना नसीब है। किसी के नसीब में सोना है तो किसी के नसीब में मिट्टी भी नहीं। राजा कहने लगा, मंत्री जी,
पहलवान की पत्नी ने हमारा मन मोह लिया है। मैं उस पर दिल हार बैठा हूँ और किसी ना किसी तरह से उसे पाना चाहता हूँ। आप बताइए हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि मैं उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बना सकूं। अब तो राजा और मंत्री दोनों मिलकर योजना बनाने लगे कि पहलवान की पत्नी को किस तरह से राजा के महल तक लाया जाए। वे दोनों उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र बनाने लगे। इस घटना को बीते हुए 1 महीना हो चुका था। राजा हर दम पहलवान की पत्नी के ख्यालों में खोया रहता और यही विचार करता रहता कि किस तरह से उसकी पत्नी को हासिल करे। एक दिन ऐसा हुआ कि महाराज की माँ, जो कि राजमाता थी, वो बहुत ही बीमार पड़ गई। अपनी बीमार माँ का इलाज करने के लिए महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों को बुलवाया, परंतु किसी के इलाज से भी राजमाता ठीक ना हो सकी। राजमाता का बदन हमेशा दर्द रहता था। कोई भी वैद्य और हकीम उनका इलाज नहीं कर पा रहा था। सभी तरह की औषधियाँ इस्तेमाल करके देख ली गई, परंतु कोई लाभ ना हुआ। इसी तरह राजमाता का इलाज करने के लिए एक दिन एक बूढ़ा वैद्य महल में आया। उस बूढ़े आदमी को देखकर मंत्री ने मन ही मन में एक योजना तैयार कर ली। वो वैद्य के पास गया और कहने लगा, वैद्य जी, हमारे महाराज की माता जी बहुत ही बीमार हैं, क्या आप उनकी बीमारी दूर कर सकते हैं? वैद्य कहने लगा, जी मंत्री जी, मैं अवश्य ही उनका इलाज कर सकता हूँ। तब मंत्री ने कहा, देखो वैद्य जी, आपको इलाज मेरे अनुसार करना होगा और इस काम के लिए आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। जब आप उनका इलाज शुरू करेंगे तो इलाज के लिए आप महाराज से कोई ऐसी वस्तु मंगवाना जो कहीं से भी ना मिल सके। मंत्री ने जब 500 स्वर्ण मुद्राओं की थैली वैद्य के हाथों में रख दी तो वैद्य लालच में आ गया। वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, आप जैसा आदेश करेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मंत्री उस वैद्य को लेकर राज दरबार में आया और राजा से कहने लगा, महाराज, ये वैद्य जी बहुत ही पहुंचे हुए वैद्य हैं। मैं काशीपुर से इन्हें लेकर आया हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ये राजमाता का इलाज बहुत ही अच्छे से कर सकेंगे। महाराज कहने लगे, अच्छा, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। इनसे कहिए कि ये आज से ही राजमाता का इलाज शुरू कर दें। इतना कहकर राजा सेनापति और मंत्री को साथ लेकर अपनी राजमाता के पास पहुंचा। राजमाता की देखभाल के लिए वहां पहले से ही कई दास दासियां मौजूद थे। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर वो कहने लगा, महाराज, इनका इलाज होना अब संभव नहीं है। ये सुनकर राजा एकदम घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, ऐसी क्या बात है? वैद्य कहने लगा, राजन, आपकी माता को सिर्फ एक ही वस्तु ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, तो जल्दी बताइए वैद्य जी, वो कौन सी वस्तु है? वैद्य बोला, वो वस्तु बड़ी ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा ने कहा, आप बताइए तो सही, मैं उस औषधि को कुछ भी करके ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य ने कहा, महाराज, आप यदि कहीं से 3 हूर बिल्ला मंगवा दें तो आपकी माँ ठीक हो सकती है। उनका तेल निकलवाया जाएगा और उस तेल की मालिश राजमाता के शरीर पर की जाएगी। इससे बहुत ही जल्दी आपकी माता स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा कहने लगा कि अवश्य ही मैं हूर बिल्ला नाम के इस जानवर को मंगवाऊंगा। आप ये बताइए कि ये कहाँ पर मिलता है? वैद्य कहने लगा कि ये हूर बिल्ला हिमालय के जंगलों में मिलता है। और फिर वैद्य राजमाता का इलाज करना शुरू कर देता है। जबकि महाराज दरबार में आए और दरबार में आकर महाराज ने अपने सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलवाया। उनसे कहने लगे कि क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिल्ला नाम के जानवर को ला सके। तभी वहां पर कुछ समझदार दरबारी कहने लगे, महाराज, ये हूर बिल्ला क्या होता है? हमने आज तक तो इसका नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगे कि ये कोई दुर्लभ प्रजाति का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस जानवर की बात राजा कर रहे थे उस जानवर को आज तक किसी ने नहीं देखा था। अपने दरबारियों को इस तरह से चुप देखकर राजा मंत्री से कहने लगे, मंत्री जी, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें इस हूर बिल्ला नाम के जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, ये बहुत ही अच्छा मौका है। जो पहलवान हमारे यहाँ पर पिछले 6 महीने से
केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है, वह किस दिन काम आएगा। क्यों ना हम हूर बिल्ला नाम का ये जानवर उसी से मंगवाएं। आप उसे बुलाकर उससे कहें कि 1 महीने के अंदर अंदर वो हूर बिल्ला ला कर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। और महाराज इस तरह से वो हूर बिल्ला को लेने के लिए चला जाएगा। अगर वो हूर बिल्ला को लेकर आता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा, हमारी राजमाता की जान बच जाएगी। लेकिन अगर वो ऐसा ना कर पाया तो और भी अच्छी बात होगी, क्योंकि उसे फांसी पर लगा दिया जाएगा तो फिर उसकी पत्नी सिर्फ आपके लिए रह जाएगी। आप उसे राजमहल में ले आना। राजा की नीयत तो पहले से ही पहलवान की पत्नी के लिए अच्छी नहीं थी। वो कहने लगा, वाह मंत्री जी, आपने क्या अच्छा सुझाव दिया है। अगर पहलवान हूर बिल्ला नहीं ला सका तो मैं अवश्य ही उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से वो रोज 1 लाख टका तनख्वाह ले रहा है। अब तो राजा ने बिना देरी किए सिपाही भेजे और पहलवान को अपने दरबार में बुलवाया। जब पहलवान महाराज के दरबार में आ गया तो महाराज ने उससे कहा, सुनो पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो। अभी तक तुमने हमारा कोई काम नहीं किया, परंतु अब एक बहुत ही आवश्यक काम आ गया है। पहलवान बोला, महाराज आप आज्ञा दीजिए, मैं अवश्य ही आपका काम करूंगा। तब राजा कहने लगा कि हमें हूर बिल्ला की जरूरत है, उनका तेल निकलवाना है और उनके तेल से राजमाता के शरीर पर मालिश होगी, जिससे उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। राजा की बात सुनकर पहलवान गहरी सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, महाराज मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, भला ये हूर बिल्ला कौन सी चीज है। राजा ने कहा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वैद्य जी का कहना है कि उसी से राजमाता का इलाज होगा, इसीलिए तुम्हें हर हालत में हूर बिल्ला को लेकर आना होगा। काफी सोच विचार करने के बाद पहलवान कहने लगा, महाराज आप मुझे कुछ समय दीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम 1 महीने में हूर बिल्ला नाम के जानवर को ले आए तो ठीक, नहीं तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर पहलवान घबरा गया और वापस अपने बगीचे में आ गया। मन ही मन वो विचार करने लगा कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा। अगर कहीं हूर बिल्ला मिल गया तो मैं उसे ले ही आऊंगा। असल में वो कम बुद्धि वाला तो था ही। इस तरह उसने 4 दिन का समय उस शाही बागीचे में ही गुजार दिया। इधर राजा, मंत्री और सेनापति ये विचार करने लगे कि लगता है पहलवान अभी तक हूर बिल्ला को लेने के लिए नहीं गया। मंत्री ने कहा, महाराज मुझे तो लगता है कि वो हूर बिल्ला को लेने की बजाय अपने गांव चला गया है और आराम से अपनी पत्नी के साथ रह रहा होगा। आप तुरंत पहलवान के घर जाइए और उससे कहिए कि वो जल्द से जल्द हूर बिल्ला को लेकर आए, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि अभी तक वो क्यों नहीं गया। असल में उन सबको ये बात मालूम नहीं थी कि पहलवान तो शाही बगीचे में अपने भवन में आराम की नींद सो रहा है। राजा अपने घोड़े पर सवार जब पहलवान के घर पर पहुंचा तो उसने दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी जो घर में अकेली रहती थी, उसने पहचान लिया कि ये राजा की आवाज है। उसने दरवाजा खोला। दरवाजे पर राजा को देखकर वो कहने लगी, महाराज आप हमारे घर पर, हमारे तो भाग्य ही खुल गए जो आप एक बार फिर से यहाँ पर पधारे हैं। आपका स्वागत है। आप यहीं आंगन में रखी हुई चारपाई पर बिराजिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। मेरे पति इस समय घर पर नहीं है। जब राजा घर के अंदर आ गया तो वह पहलवान की पत्नी से पहलवान के बारे में अपमानजनक बातें करने लगा। कहने लगा, सुंदरी लगता है पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता। अरे वो क्या तुम्हें अच्छे से रखेगा, वो तो खुद मेरे यहाँ पर नौकरी करता है। अगर तुम मेरे महलों की रानी होती तो ये जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुंह से इस तरह की मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि लगता है राजा की नीयत ठीक नहीं है, इसीलिए अब इसको सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी राजा से कहने लगी, आओ महाराज आप अंदर आओ, आप ठीक कहते हैं, पहलवान तो किसी भी तरह से मेरे लायक नहीं है। मैं तो अब उसे छोड़ ही दूंगी और आपके साथ महल में ही रहूंगी। राजा पहलवान की पत्नी की बातों में आ गया और जब वो अंदर आया तो उसने राजा से कहा कि आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं आपके लिए जलपान की व्यवस्था करती हूँ।
जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो वह चारपाई के नीचे बने हुए कुएं में जा गिरा। असल में वो चारपाई कच्चे सूत की बनाई हुई थी, जिसके ऊपर मखमल की चादर बिछी हुई थी और उस चारपाई के नीचे 100 हाथ गहरा कुआं खोदा गया था। ये सब योजना पहलवान की पत्नी की थी। उसे इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि हो सकता है कभी कोई गैर मर्द उस पर बुरी दृष्टि रखेगा। इसी तरह से उसे मजा सिखाया जाएगा। जब राजा पहली बार उसके घर भोजन करने के लिए आया था, उस समय पहलवान की पत्नी ने ये बात भांप ली थी कि राजा की दृष्टि उसके प्रति ठीक नहीं है और राजा कभी न कभी इस तरह का छल कपट उसके साथ अवश्य करेगा। इसीलिए उसने पहले से ही ये सब इंतजाम किया हुआ था। जब राजा उस 100 हाथ गहरे कुएं में जा गिरा तो सोचने लगा कि अरे ये क्या हुआ, मैं ये कहां पर फंस गया। दूसरी तरफ पहलवान आराम से अपने भवन में सो रहा था। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया और उनसे कहा, मैं आप सभी को 2-2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। इस कुएं में एक व्यक्ति है, तुम लोग कुएं में उतर जाओ और उसे बांधकर 50 कोड़े लगाओ। अब तो पहलवान की पत्नी के आदेश पर राजा को 50 कोड़े लगाए गए। इसके बाद पहलवान की पत्नी ने उन पुत्रों को आदेश दिया कि 2 रोटी और 1 मटके में पानी इस कुएं में नीचे रख दिया जाए। अब तो रोजाना राजा के साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता। अपनी ऐसी दुर्दशा देखकर राजा सोचने लगा कि ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब तो पहलवान के भतीजे रस्सी की सहायता से रोज कुएं में उतरते और राजा को 50 कोड़े मारते। राजा को पिटते पिटते जब 3-4 दिन बीत चुके और इस दौरान राजा दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री विचार करने लगा कि महाराज को क्या हुआ। 3-4 दिन पहले वो पहलवान की पत्नी के पास गए थे, उसके बाद से ना जाने क्या हुआ। मुझे चलकर देखना चाहिए कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। ऐसा विचार करके मंत्री भी चल दिया। जब काफी अंधेरा हुआ तब मंत्री पहलवान की पत्नी के घर के दरवाजे पर पहुंचा। उसने आवाज लगाई। आवाज पहचान कर पहलवान की पत्नी बाहर आई तो देखा राजा के मंत्री थे। मंत्री कहने लगा, देखिए मैं राजा का मंत्री हूँ और आपसे मिलने के लिए आया हूँ। वो कहने लगी, आप यहाँ पर क्यों आए हैं। असल में पहलवान की पत्नी पर मंत्री की नीयत भी खराब हो चुकी थी। मंत्री कहने लगा, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ कि देखो पहलवान तो अब मारा ही जाएगा। वो जीवित बचने वाला नहीं है क्योंकि वो हिमालय के जंगलों में गया है और वहां से लौट कर नहीं आएगा। तुम अकेली यहाँ पर कैसे रहोगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महलों में ले चलूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की ये बात सुनी तो वह उसके दिमाग को भी समझ गई। उसने फिर से एक बार अपनी अक्लमंदी से काम लिया और कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर चलिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले आई और उसे उसी खाट पर बिठाया जिस पर कच्चा सूत लगा हुआ था। मंत्री जैसे ही खाट पर बैठा तो एकदम से कुएं के अंदर गिर पड़ा और सीधा राजा के ऊपर जा गिरा। मंत्री को देखकर राजा हैरान रह गया और राजा को देखकर मंत्री घबरा गया। राजा ने कहा, मंत्री जी तुम यहाँ पर कैसे आए। यही सवाल मंत्री ने भी महाराज से पूछा कि आप यहाँ पर कैसे। राजा कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर पिछले 4 दिनों से अपनी मेहमान नवाजी करवा रहा हूँ। अब तुम आ गए हो तो और भी अच्छा हो गया। इधर जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को बुलाया। उनका तो रोजाना का यही नियम बन गया था। वो आए, रस्सी डालकर कुएं में उतरे और फिर राजा और मंत्री दोनों को 50-50 कोड़े लगाए। अब तो राजा और मंत्री के साथ हर रोज यही होने लगा। उन दोनों पर 50-50 कोड़े बरसाए जाते। रोज रोज कोड़ों की मार से उनका पूरा शरीर दर्द करने लगा था। इसी तरह जब 10 दिन गुजर गए तो दूसरी तरफ राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री गया था, लेकिन अभी तक लौटकर वापस नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों पहलवान की पत्नी के साथ मजे से दिन गुजार रहे हों। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि वे लोग अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। ये विचार मन में आते ही सेनापति भी पहलवान की पत्नी के घर की तरफ चल दिया। सेनापति जब शाम होते होते पहलवान के घर पहुंचा
उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि सेनापति सामने खड़ा हुआ था। पूछने लगी कि आप कौन हैं? मैं यहाँ के राजा का सेनापति हूँ। सेनापति ने जब पहलवान की पत्नी को देखा तो उसे देखते ही वो उस पर लट्टू हो गया, क्योंकि वह थी ही इतनी सुंदर। एक बार जो उसे देख लेता तो उस पर मोहित हो जाता। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे पास आज की रात बिताना चाहता हूँ। पहलवान की पत्नी भी सेनापति की मंशा को अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये भी कोई षड्यंत्रकारी है। वो कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए ना, आपका मेरे घर में स्वागत है। सेनापति भी उसकी बातों में फंस गया। सेनापति सोचने लगा कि ये मेरी पत्नी बन जाएगी, लेकिन पहलवान की पत्नी बहुत ही अक्लमंद और समझदार थी। उसने सेनापति को भी उसी खाट पर बिठाया जो कच्चे सूत की बनी हुई थी। जैसे ही सेनापति उस खाट पर बैठा तो वह भी नीचे कुएं में जा गिरा। राजा और मंत्री तो पहले से ही वहां पर मौजूद थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम यहाँ पर? सेनापति कहने लगा, महाराज परंतु आप भी इस कुएं में हैं, आपको ही तो ढूंढने के लिए मैं निकला था। राजा कहने लगा, अब तो तुमने हमें ढूंढ ही लिया है, अब सुबह देखना कि क्या होगा। सेनापति ने कहा, अच्छा ऐसा क्या होगा सुबह? मंत्री कहने लगा, सुबह देख लेना, अभी चुपचाप सो जाओ। जब सुबह हुई तो पहलवान की पत्नी ने अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाया। वे सभी लोग आए, कुएं में नीचे उतरे और उन तीनों को 50-50 कोड़े लगाए। अब तो पहलवान की पत्नी का रोज का यही नियम बन गया था। वह अपने देवर और जेठ के पुत्रों को बुलाती, उनसे राजा, मंत्री और सेनापति को कोड़े लगवाती। खाने के लिए उन्हें सूखी रोटियां और पीने के लिए मटके में पानी दिया जाता। अब तो वे तीनों कुएं में पड़े पड़े बीमार रहने लगे। राजा तो मन में विचार करने लगा कि यहाँ से कैसे छूटा जाए। वे सभी मन ही मन में बहुत दुखी थे। दूसरी तरफ पहलवान अपने मन में विचार करने लगा कि मैं उस हूरबिला नाम के जानवर को कहाँ से लाऊं? अगर नहीं ले गया तो राजा पक्का मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पहलवान सोचने लगा कि चलो मैं अपनी पत्नी के पास चलता हूँ, शायद उसके पास कोई उपाय हो। अब तो वही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकती है। निराश मन से पहलवान अपनी पत्नी के पास पहुंचा। जब उसकी पत्नी ने अपने पति का मुरझाया हुआ चेहरा देखा तो पूछने लगी, स्वामी ऐसा क्या कारण है जो आप इतने उदास हैं? पहलवान कहने लगा, मुझे राजा फांसी की सजा देने वाला है। उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो राजा आपको फांसी पर चढ़ा देगा? पहलवान कहने लगा, क्योंकि उसने मुझे ऐसा काम बताया था जो मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बताओ तो सही, ऐसा कौन सा काम था जिसे लेकर आप इतने परेशान हैं? तब पहलवान ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा कि महाराज ने मुझसे 3 हूरबिला मंगवाए हैं और ये हूरबिला हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा उनका तेल निकालेंगे और राजमाता जो कि बहुत ही बीमार है, उस तेल से उनकी मालिश की जाएगी। ये सुनकर पत्नी कहने लगी, बस इतनी छोटी सी बात? मैं तो घबरा ही गई थी कि ना जाने कौन सी बात है। अरे ऐसे हूरबिला तो हमारे ही आसपास के जंगलों में बहुत मिलते हैं। मैं अपने भतीजों से पकड़वा कर आपको दे दूंगी। आप ऐसा कीजिए कि 4-5 दिन के लिए अपने ससुराल चले जाइए। आपके सास ससुर ने आपको बुलाया है। पहलवान अपनी पत्नी के कहने पर अपने ससुराल चला गया। कम अकल का तो वो था ही। सोचने लगा कि इसका मतलब मेरी पत्नी मेरी मुसीबत दूर कर देगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने भतीजे यानी देवर और जेठ के पुत्रों को यह आदेश दिया कि आप लोग कुछ पंखों की व्यवस्था कीजिए। चिड़िया के, कबूतर के, मोर के, सभी पक्षियों के पंख ज्यादा से ज्यादा लेकर आओ और उन पंखों को एक कमरे में बंद कर दो। उन लोगों ने 2 ही दिन में कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो उसने अपने भतीजों से कहा कि तुम इन तीनों बदमाशों को चिपचिपी चावल की मांड में नहलाओ और फिर इन्हें पंखों वाले कमरों में बंद कर दो। भतीजों ने ऐसा ही किया। जैसे ही वे सभी कमरों में पहुंचे तो पक्षियों के सारे पंख उनके शरीर से चिपक गए। अब चौथे दिन पहलवान अपने ससुराल से लौटकर अपने घर आया और अपनी पत्नी से कहने लगा कि तुम अब बताओ कि वो हूरबिला कहाँ है
जल्दी से मेरी समस्या सुलझा दो, क्योंकि मुझे महाराज से बहुत ही डर लग रहा है। तुम्हें तो पता ही है कि राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। पत्नी ने कहा कि आप इतना क्यों घबरा रहे हो? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं हूर बिला पकड़वा कर लाऊंगी, और मैंने उनकी व्यवस्था कर दी है। पहलवान ने देखा कि बड़े ही विचित्र जानवर वहां पर बंधे हुए थे। देखने में वो इंसान की तरह लग रहे थे। जगह जगह पूरे शरीर पर रंग बिरंगे और अलग अलग तरह के पंख लगे हुए थे। ये देखकर पहलवान बहुत ही खुश हुआ। पहलवान की पत्नी बोली कि आप इन चारों को ले जाइए और साथ ही एक डंडा भी लेकर जाइए। यदि इनमें से कोई रास्ते में उत्पात करे तो इस डंडे से उसकी पिटाई कर देना। वैसे तो ये बहुत ही सीधे हैं, चुपचाप चले जाएंगे। पहलवान बहुत ही खुशी से झूमता हुआ वो लेकर चल पड़ा। हाथ में उसके एक बहुत ही बड़ा डंडा था। मंत्री और राजा ये विचार करने लगे कि यदि हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये तो बहुत ही बड़ा पहलवान है, हमें उठाकर पटक देगा या फिर हमें मार भी सकता है। इसीलिए चुपचाप इसके साथ चलने में ही भलाई है। जब वे पैदल उन्हें लेकर आया तो अपने बगीचे में पहुंचा। पहलवान मन में विचार करने लगा कि इन्हें सुबह महाराज के दरबार में पेश करूंगा, अब मैं आराम से सो जाता हूँ। उसने उनको एक कोठड़ी में बंद कर दिया। अब राजा, मंत्री और सेनापति ये विचार करने लगे कि यदि इस पहलवान ने हमें सुबह राज दरबार में पेश कर दिया तो सचमुच ही हमारा तेल निकाल दिया जाएगा और हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि तेल ना भी निकलवाया गया तो भी पूरे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। राजा ने कहा, इस कोठड़ी से एक गुप्त सुरंग मेरी रानी के कमरे में सीधा जाती है। तुम सभी मिलकर इस पत्थर को हटाओ और मुझे इसमें उतार दो। मैं जब महल में पहुंच जाऊंगा तो अवश्य ही तुम लोगों को भी यहाँ से छुड़वा लूंगा। सुरंग से पत्थर को हटाया गया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया गया। राजा सुरंग के रास्ते अपने महल में पहुंच गया। राजा जब रानी के पास पहुंचा तो रानी उसे देखकर घबरा गई, क्योंकि राजा तो एक विचित्र ही रूप में था। ऐसा जानवर या आदमी आज तक रानी ने नहीं देखा था। रानी उसे देखकर चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुकार सुन के सभी दास दासियां और सैनिक इकट्ठे हो गए और वो मिलकर राजा की पिटाई करने लगे। कहने लगे, न जाने ये कौन सा विचित्र जानवर है जो महल में घुस आया है। राजा चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मुझे मत मारो, मैं राजा हूँ। लेकिन वहां पर किसी ने राजा की नहीं सुनी। काफी पिटाई हो जाने के बाद जब राजा की आवाज को रानी ने पहचान लिया और उसने पूछा कि यदि आप राजा हो तो ये आपको क्या हो गया? राजा बोला, पहले तुम शांत हो जाओ और चुपचाप मुझे मेरे कमरे में ले चलो। मेरे स्नान की व्यवस्था करो। राजा को स्नान करवाया गया, जिससे उसके सारे पंख धुल गए। रात होने पर राजा आराम से अपने महल में सो गया। अगली सुबह वह दरबार में पहुंचा। दूसरी तरफ जब पहलवान जागा तो उसने कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि कमरे में तो केवल 2 ही हूर बिला थे, तीसरा वहां से गायब था। अब तो वह डंडा लेकर उन दोनों को मारने लगा और पूछने लगा कि बताओ एक और कहां पर है? वो दोनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, राजा जब मुझसे पूछेगा कि एक और कहां पर है तो मैं क्या जवाब दूंगा? वो मुझे फांसी पर लटका देगा। वे दोनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे पूछे कि तीसरा कहां पर है तो तुम कह देना कि मुझे सब कुछ पता है और मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगा। इतना सुनते ही राजा सब कुछ समझ जाएगा और तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान बहुत ही खुश हुआ और राजा के दरबार में हाजिर हुआ। पूरा दरबार उन विचित्र जानवरों को देखकर हैरान हो गया। सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे कि ये कैसे जानवर हैं, हमने तो इन्हें पहले कभी नहीं देखा। पहलवान ने उन जानवरों को राजा को सौंप दिया। उन्हें देखकर राजा ने कहा कि अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 3 हूर बिला मंगवाए थे, लेकिन ये तो 2 ही हैं, तीसरा कहाँ पर है? मैं तुम्हें अभी के अभी फांसी पर चढ़वा दूंगा। पहलवान महाराज के नजदीक गया और उनके कान में फुसफुसाते हुए कहने लगा, महाराज, अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सब कुछ बता दूंगा। पहलवान की ये बात सुनकर राजा सोचने लगा कि लगता है इसे सब कुछ पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा।
राजा ने चुपचाप उन दोनों को ले लिया और रात के अंधेरे में चुपके से उन लोगों को उनके घर भेज दिया और कहा कि जल्दी से जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ हो जाओ। वे दोनों अपने अपने घर गए, स्नान करके साफ हुए और फिर राजसी वस्त्र पहनकर आपस में विचार करने लगे कि भाई, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा ना करते तो शायद हमारे साथ ये सब कुछ नहीं होता। अब ये बात हम किसी को बता नहीं सकते। अगर हम पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेते हैं तो ये बात उसकी पत्नी पूरे नगर में फैला देगी, इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही ठीक है। इस प्रकार उन्होंने पहलवान को कुछ नहीं कहा और पहलवान ने कई सालों तक राजा के यहाँ पर आराम से नौकरी की। तो दोस्तों, इसी तरह की मजेदार कहानियां सुनने के लिए आप जल्दी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सकें। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि इस वीडियो पर कम से कम 2000 लाइक हो सकें। इसके अलावा मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे ऐसे सभी सब्सक्राइबर्स का जो हमारी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट किया करते हैं। इन सभी का दिल से धन्यवाद। इनके नाम हैं आकाश सिंह बिहार रोहतास से, अंतर सिंह मध्य प्रदेश से, नन्नू जोधपुर से, रामानंद दोहा कतर से, रितिका न्यूजीलैंड से, प्रेमा बलिया से, सारा सिंह अमेरिका से, योमू अरुणाचल प्रदेश से, अनु शर्मा लखनऊ से, मनोज हजारिका आसाम से। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो पर ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए। साथ में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अपने दोस्त राणा मंजीत सिंह को अब अनुमति दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।